तो एक ऐसी स्ट्रेटजी बताओ। स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी की हर जगह बात होती है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कि करना क्या है। और जनरली कमेंट सेक्शन में भी रहते हैं कि टॉपर सिलेक्शन के बाद तो अपनी ये स्ट्रेटजी है, कभी कुछ भी बोल दिया बस भाई स्ट्रेटजी हो जाती है। एक्चुअली क्या है ना कि ये हमारे ब्रेन का ही पार्ट है कि हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रहती हैं, तो उसमें कोई टॉपर्स की गलती नहीं है। मे बी मेरी भी स्ट्रेटजी फिल्मी लगी, बट जो है प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हम पहले अपने ओके। सो आपकी ये जर्नी है अराउंड 5 ईयर 6 ईयर की हो गई है, या जो कि डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है एक प्रकार से देखा जाए। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे, पहले तो ये बताएं। मोटिवेट क्या सर, मोटिवेट तो घर से आता है कि फादर जो हैं, आपकी फैमिली आपके लिए स्ट्रगल कर रही है, आपको आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए इतना एफर्ट डाल रही है। तो आई थिंक कोई बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके घर वाले ये इतना हासिल कर रहे हैं और आपको बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज, बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर दिल्ली भेजा है उन्होंने, आई थिंक दैट्स द थिंग दैट हैज़ ऑलवेज motivated me to give my 100% and to not betray my parents. Actually that has been my motto. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं आशुतोष शुक्ला जी, जिनका यूपीएससी में 248 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। इनका जो ऑप्शनल है वो सोशोलॉजी है और इनका अटेम्प्ट ये 5th था। तो जर्नी इनकी काफ़ी लंबी हो गई है। जानेंगे कि जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन रहे और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखे, और फाइनली एक अच्छी रैंक के साथ इन्होंने सिलेक्शन भी ले लिया। सो हम इनसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको अभी कैसा लग रहा है, आपका 248 रैंक आया यूपीएससी में? बहुत रिलीव्ड फील कर रहा हूँ सर कि फाइनली जो है कोई सिलेक्शन मिल गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था, फियर होता है जब आप कई बार फेल हो जाते हो कि शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रिलीव्ड फील कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि सर से 5-10 किलो वजन कम हो गया है ओके। फाइनली। कितने मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वैसे? फैमिली बैकग्राउंड, फादर मेरे जो हैं वो खेती करते हैं, फार्मर हैं, ओके। और मम्मी मेरी होम मेकर हैं। हाँ। तो फैमिली बैकग्राउंड तो यही है। तो कितने टाइम से आप ये यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे आप? एक्चुअली ये प्रिपरेशन तो मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद से 2019 से कर रहा हूँ। और पहले मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया, ऑप्शनल की कोचिंग ली, और बाकी जीएस तो मैंने खुद से प्रिपेयर किया था। ओके। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके पास रिसोर्सेज हों, उन्हें कोचिंग करने में कोई गुरेज नहीं है। कोई ये बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्स नहीं है कि मैंने बिना कोचिंग के कर दिया। मेरे पास शायद उस समय रिसोर्सेज नहीं थे, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट जॉइन द कोचिंग। ओके। देन उसके बाद से मैंने 22 से 2020 से ही मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ। पहले अटेम्प्ट में मेरा जो है वो प्री नहीं हुआ था। ओके। आपने आई थिंक 3 इंटरव्यू लगातार दिए यूपीएससी के, राइट? जी नहीं, पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया, फिर मेरा मेंस नहीं हुआ था 2022 में। फिर लास्ट टू इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यू कंटिन्यू। मतलब आपने टोटल ओवरऑल 3 इंटरव्यूज दिए, यस राइट? यस ओके। सो आपकी ये जर्नी है अराउंड 5 ईयर 6 ईयर की हो गई है, यस। जो कि डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है एक प्रकार से देखा जाए। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे, पहले तो ये बताएं। मोटिवेट क्या सर, मोटिवेट तो घर से आता है कि फादर जो हैं, आपकी फैमिली आपके लिए स्ट्रगल कर रही है, आपको आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए इतना एफर्ट डाल रही है। तो आई थिंक कोई बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके घर वाले ये इतना हासिल कर रहे हैं और आपको बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज, बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर दिल्ली भेजा है उन्होंने, आई थिंक दैट्स द थिंग दैट हैज़ ऑलवेज motivated me to give my 100% and to not betray my parents. Actually that has been my motto always. ओके, राइट। जैसे आप को 5 ईयर्स, सॉरी, 5 और 6 ईयर हो गए हैं, राइट? जी। तो ऐसे कई बार होता है कि जो बाहरी लोग होते हैं वो काफ़ी डिमोटिवेट करते हैं, कभी कोई कमेंट पास करते हैं या फिर तरह तरह की स्कीम बताते हैं कि नहीं यूपीएससी तो ऐसा है और इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ें कैसे होती थी आपके साथ, एक आध कोई एग्जांपल हो, और फिर उनको आपने कैसे डील किया? क्योंकि आप देखोगे मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सिलेक्शन देखोगे, जो रियलिटी है वो तो कम है ना? 1%, 1% भी नहीं है 1%। एक प्रकार से, जी। सही से देखा जाए तो। बाकी स्टूडेंट्स तो भाई ये जो स्ट्रगल कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो वो कैसे आपने किया और आज आप फाइनली सिलेक्ट भी हो गए? एक्चुअली क्या है कि ये सजेशन सबके साथ आएंगे। जैसे ही आपका यूपीएससी नहीं होगा तो आपको कहा जाएगा आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करिए, आप बैंक, रेलवे, एसएससी के एग्जाम, मतलब कोई भी जो भी बाहर और सारे एग्जाम हैं। और ये कहा जाएगा कि आप पहले ही क्यों इतना हाई जंप करना चाहते हैं, पहले कोई छोटा एग्जाम पास कर लीजिए। एक्चुअली कोई एग्जाम छोटा नहीं है, एसएससी पास करना मेरी निगाह में तो यूपीएससी पास करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। राइट। और तो जो है ये सजेशन आएँगे और मेरे रास्ते में भी बहुत है। लेकिन एक चीज़ मेरा क्लियर था कि आप कोई एक चीज़ में 100% एफर्ट डाल रहे हो, और आप एक ऑप्शन आपके पास ये है और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 2-3 चीज़ों में 30-30, 40-40% एफर्ट डाल रहे हो। तो जो ऑप्शन ए मेरे लिए हमेशा बेटर था कि आप एक चीज़ के लिए पूरा डेडिकेशन से एफर्ट डालो
और उसमें जब मान लो 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको सक्सेस ना मिले तब आपको ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप 5 चीज़ें 5 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ-साथ करेंगे तो ऑनेस्टली आप जो है 2 या 3 एग्ज़ाम के लिए एक साथ कमिटेड नहीं हो सकते 100%। तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन माय मोटो कि आई विल prepare for one examination with 100% dedication rather than preparing 2-3 examination and not giving my 100% to any of those paper, any of those examination. इमेजिन करो कि मुंडाल पटेल सर आपको स्टेज पे से स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, सतीश रे सर माइक लेके रोस्ट कर रहे हैं एंड टॉपर एक्चुअली अपनी सक्सेस एंड फेलियर की जर्नी शेयर कर रहे हैं और आप इस इवेंट को लाइव देख रहे हैं। भाई ये सेशन नहीं है, यूपीएससी का सीजन फिनाले है, नाम है मंजिल 2025। La vida es un carrusel, carrusel. La vida es un carrusel, 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 la vida es un carrusel. इस इवेंट्स में आपको एडुकेटर्स मिलने वाले हैं जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर होंगे, सेलिब्रिटीज मिलने वाले हैं, टॉपर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही धमाकेदार गेम ऑफ ज्ञान होने वाला है जिसमें आप जीत सकते हैं 10 लाख तक के प्राइज एंड रिवॉर्ड। इसमें केवल शर्त है कि आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इस इवेंट को लाइव अटेंड करना है और आप लाइव अटेंड करेंगे तभी ये आप रिवॉर्ड्स जीत पाएंगे। सो ये जो इवेंट है मंजिल 27 अप्रैल को दोपहर 12 बजे होने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, जाके एनरोल करें मंजिल इवेंट में, गेम ऑफ ज्ञान में एनरोल करें, गेम को लाइव अटेंड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ नोटिफाई मी का ऑप्शन पर टिक कर ले सो दैट कि इवेंट जब भी स्टार्ट हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे लगता है कि यूपीएससी के अलावा बाकी एग्जाम को क्लियर करना और ज़्यादा टफ है। मैंने किसी को सुना था कि अगर आप जैसे तैयारी कर ही रहे हो तो बड़े एग्जाम के लिए कर लो, तैयारी करने में उतना ही सेम एफर्ट लगता है या थोड़ा और एफर्ट कर लो। शायद एक ग्रुप डी का कोई था बंदा जो कि काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहा था अपनी सर्विस के दौरान, तो उसने बोला कि शायद तैयारी करनी है ना तो उतनी ही और थोड़ा एफर्ट लगा दो, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो ये मुझे लग रहा है कि एप्लीकेबल होगी जो आपने बातें अभी बताई हैं। एक्चुअली क्या है ना कि यूपीएससी में तो 1000 पोस्ट ही आ सकती हैं, तो हर कोई नहीं सिलेक्टेड हो सकता है। हर आदमी को अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए कि उसकी क्या प्रायोरिटीज हैं, उसको लाइफ में क्या चाहिए और वो कितना कर सकता है। एक्चुअली ये आप कह सकते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं बन सकता हूँ, इसलिए आदमी को अपनी कैपेबिलिटी पहले जांच लेनी चाहिए कि वो मान लो कई बार जो है आपका 100% एफर्ट भी सफिशिएंट नहीं होता है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सर ने एकदम सही बात बोली है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज या फिर आप क्या कर सकते हैं, कई बार आप जो चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि आप वो कर लें। कई बार सिनेरियो ऐसा नहीं होता है, या फिर लेट्स से कि आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो लेकिन आपसे पढ़ने वाले और भी बहुत अच्छे लोग हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स जब लिमिटेड हैं तो आप उसमें एंटर ही नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से आप मेरे कहने का एक्चुअली मतलब ये नहीं है कि देखो कई बार क्या है कि आप फेल भी होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस रेस में डिजर्व नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें खुद के साथ बहुत ऑनेस्ट रहना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। अगर आप यूपीएससी चाहते हैं, आपको लगता है कि उसमें जो भी एफर्ट चाहिए आप कर सकते हैं, उसमें जितने साल चाहिए आप लगा सकते हैं, तब आप उसके लिए करिए, तब करिए। अगर आपको लगता है कि शायद आप उतना एफर्ट नहीं डाल पाएंगे तो फिर उसको सिर्फ क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये उसमें ज़्यादा पावर मिलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा रुतबा है, इसलिए नहीं आना चाहिए। जी एग्जैक्टली आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली थी स्टार्टिंग में ही कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं हाँ, तो बिल्कुल ये करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और आपने जब स्टार्ट किया तो आपने बताया जैसे आपने सोशोलॉजी की कोचिंग लिया, बाकी जीएस वगैरह फाउंडेशन का नहीं लिया, तो एग्जैक्टली तैयारी कैसे स्टार्ट करी थी अब हम वो जानते हैं। एनसीईआरटीज टॉपर्स जैसे बताते रहते हैं या फिर पीवाईक्यू सिलेबस देखो और फिर कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लाओ और पढ़ना स्टार्ट कर ये दो? सब लर्निंग का धीरे-धीरे प्रोसेस रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे जो है मतलब कि हिस्ट्री का मुझे बहुत कॉलेज के समय से इंटरेस्ट रहा था, पॉलिटी में इंटरेस्ट रहा था, तो आई कैन अंडरस्टैंड द बुक। ये हिस्ट्री और पॉलिटी की जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मैं आराम से समझ सकता था। तो मैंने पहले वो बुक्स पढ़ी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, बाद में एनसीईआरटी पढ़ी, और जो मुझे लगा है शायद ही थोड़ा अटपटा भी लगे कि बाद में एनसीईआरटी पढ़ना कई बार ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत डाइल्यूटेड है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस में बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, और अगर आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पढ़ोगे तो शायद आपको वो स्टोरी लगेगी, लेकिन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। अगर आप
को पहले एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़िए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद एक बार आप दोबारा एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो भी गैप्स रह गए हैं या आपको अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कैसे सिंपल लैंग्वेज में आंसर राइटिंग में यूज़ करना है, वो जो है आपको दोबारा जब आप जाएँगे एनसीईआरटी में वो बहुत हेल्प करता है। ओके। आपने जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, हुँ। तो उस टाइम तक आपको लग रहा था कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया नहीं, है? नहीं लग रहा था एक्चुअली फिर भी क्या है, आपने दिया? हाँ, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा अलग ही जुनून होता है, अलग और ही जोश एक होता वो है। प्रेशर भी होता है कि हमारे पीयर ग्रुप या फिर हमारे कॉलेज के साथ वाले भी दे रहे हैं, या कॉलेज खत्म कर लिया तो अब तो अटेम्प्ट देना चाहिए। हाँ, ये था और ये था कि उस समय उसके 1 साल पहले बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्टर का हुआ था, तो एक अलग वो होता है कि जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है और जबकि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। साइंस एंड टेक के मैं उस रात को ही वो पीटी 365 पढ़ रहा हूँ, तो दैट वाज़ नॉट अ वाइज़ डिसीजन टू गिव दैट अटेम्प्ट, बट वही है, जो है आप गलती से सीखते हैं। राइट। अब एक ऐसे कंबाइन स्ट्रेटजी बताइए। हुँ। आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, आपने 3 बार इंटरव्यू दिए और जनरली 3 बार जो इंटरव्यू तक जाते हैं तो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं, कुछ कमी रह जाती है जो कि इम्प्रूव करना होता है, और वो डेफिनेटली आपने करी और सिलेक्शन भी लेके आए। जी। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी बताओ। स्ट्रेटजी की हर जगह बात होती है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कि करना क्या है, और जनरली कमेंट सेक्शन में भी रहते हैं कि टॉपर सिलेक्शन के बाद तो अपनी ये स्ट्रेटजी है, कभी कुछ भी बोल दिया बस वही स्ट्रेटजी हो जाती है। एक्चुअली क्या है ना कि ये हमारे ब्रेन का ही पार्ट है कि हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रहती हैं, तो हम्म। उसमें कोई टॉपर्स की गलती नहीं है। मे बी हम्म। मेरी भी स्ट्रेटजी फिल्मी लगी, बट जो है हम्म। प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हम पहले अपना स्टैटिक पार्ट कवर कर लें, क्योंकि आप देखिए ना 50-60 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से ही आते हैं रादर देन, लेकिन लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ओपन सीक्रेट है। इट्स लाइक सबको मालूम है कि 50-60 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पॉलिटी से, 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 15-15, 30-20, 50 और 10 क्वेश्चन साइंस से टेक, 60 क्वेश्चन हो गए। और 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 70 क्वेश्चन स्टैटिक से आता है ज़्यादातर। 30 क्वेश्चन सिर्फ जो है वो 30 से 40 क्वेश्चन करीब करीब करंट वाला रहता है, और जो करंट वाला रहता है वो आप करंट मैगजीन से कर भी नहीं पाओगे ज़्यादातर क्वेश्चन। लेकिन ये ओपन सीक्रेट है, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टैटिक को पढ़ना और रिवाइज करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, रादर देन कि नई मैगजीन फॉलो करना, नई चार्ट शीट पढ़ना, नए नोट्स पढ़ना, वो काफ़ी क्यूट सा प्रोसेस है। आपको नई मैगजीन आई, आपने पढ़ ली, तो आपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी फ्लैश कर दिया कि ये वाला कंटेंट आया, मैंने पढ़ लिया है। लेकिन बार-बार उस स्टैटिक पार्ट को पढ़ना और रिवाइज करना, एक्चुअली रिवीजन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। आपने पढ़ा और फिर आप रिवीजन करने आए, आपने देखा सिर्फ आपको 15 से 20% याद रह गया है। इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि सिर्फ इतना ही रह गया, मैंने 3 महीने लगाए, 2 महीने लगाए एक सब्जेक्ट को करने में और सिर्फ 15 से 20% ही मुझे याद है। तो इसलिए हम सब रिवीजन से भागते हैं। रिवीजन। मैं भी भागा हूँ, ओके। इसीलिए शायद इतने अटेम्प्ट भी लग गए हैं। ओके। जैसे जो सिलेबस आपने कवर करना जब स्टार्ट किया था, तो कितने सब्जेक्ट डेली पढ़ने का? अब ऐसे तो इसमें 8-10 सब्जेक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सारे 8-10 सब्जेक्ट एक दिन में सबकी पॉसिबल या फिर एक महीने में पॉसिबल है। सबकी अपनी-अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं। हाँ। मेरा तरीका अलग है, मैं एक सब्जेक्ट को पूरी मेहनत से पढ़ता हूँ, 1 डेढ़ महीना पढ़ूँगा और जब मैं उसको पढ़ूँगा सिर्फ़ उसी को पढ़ूँगा। उससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देखूँगा, उसके जो एक्सपर्ट होंगे, जैसे मैं अगर इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट हैं वो जो उनके यूट्यूब पे वीडियो, उनके इंटरव्यू वो देखूँगा। इकोनॉमी के कौन एक्सपर्ट लगते हैं जो आपको? भी रघुराम राजन सर हुए या जो भी नीलकांत मिश्रा हो गए, मोंटेक सिंह आहलूवालिया हो गए, जो तो भी आप तो एकदम नेक्स्ट लेवल की इकोनॉमिक्स रिसर्च में जाते थे। मुझे लगा कि जैसे आप यूपीएससी वाले नहीं, हैं तो एक्चुअली मुन्नार क्या पटेल सर वो को पढ़ लोग लिया, न देख लिया, हो गया। एक्चुअली क्या वो लोग वही बात कर रहे हैं, लेकिन उसको सब उनके एक सेंटेंस में 4 यूपीएससी कॉन्सेप्ट, वो फिस्कल पॉलिसी बोल रहे हैं कि अगर आप टैक्स कम कर दोगे तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो वो हाँ। है वो उसी का कि अगर भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो बोलेंगे कि आरबीआई को जो है वो टैक्स रेट हाइक करने चाहिए, तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। ओके। एक्चुअली ये मेरा प्रोसेस रहा है। हाँ हाँ, आई वुड डेफिनेट, नॉट नहीं सजेस्ट नहीं, कि हाँ, किसी को ये फॉलो करना चाहिए, ऑब्वियसली क्योंकि टॉपर स्टॉक का मतलब ही यही है कि वो पता चले कि अच्छा ये कुछ अलग करते दैट थे हैज तो सूटेड हाँ। मी एंड बहुत सारे लोगों की करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग इससे बहुत कम एफर्ट में एग्जाम को क्वालिफाई जी किए। एग्जाम आपसे कोई बहुत एक्सपर्टाइज की जी डिमांड नहीं बिल्कुल। करता है, एग्जाम आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग की करता है। और मेरा ये था कि जो देखना है उसको, जो सब्जेक्ट करना है वो अच्छा करना। जैसे मैंने हिस्ट्री किया, तो हिस्ट्री में मणिकांत सर हैं, हम्म। उनके पास्ट एंड प्रेजेंट करके एक काफ़ी अच्छी सी सीरीज है वो द स्टडी चैनल पे, वो मैं हम्म। स्टार्टिंग में देखता था पूरा। हम्म।
सो जनरली आपने यूट्यूब का काफ़ी हेल्प लिया है। मेरी आप तैयारी हुई है। मतलब यूट्यूब से ही तैयारी हुई है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। और एक चीज़ जैसे मैं जब पढ़ता हूँ कभी, तो मैं यूट्यूब से पढ़ने का ट्राई करता हूँ, हुँ, जिससे कि खुद ज़्यादा एफर्ट नहीं लगे। तो हाँ, और ये काफ़ी भी एक काफ़ी तरीका होता है कि काफ़ी आप पैसिव जब लर्निंग का लेज़ी ये प्रोसेस है। लेज़ी फ़ील कर रहे हो। पैसिव लर्निंग का प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा ये। ओके, अब लेकिन ये है कि मेरा कॉलेज के टाइम से यूट्यूब देखने का काफ़ी ज़्यादा एक वो रहा था, एक्सपीरियंस रहा था। यूट्यूब से ही लर्निंग का प्रोसेस था। मैं दिल्ली आया था तो इंग्लिश ओके, सीखना भी था, तो बहुत सारे लोगों को सुनता था, बहुत सारे हिस्टोरियन को सुनता था कि इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाऊँ मैं। तो यूट्यूब से लर्निंग का मेरा अर्लियर एक्सपीरियंस था, इसलिए यूट्यूब मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान रहा है। और जिन लोगों को नहीं है उनको यूट्यूब से नहीं ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत न्यू आपने एक वीडियो देखा, 4 नए सजेशन आ गए हाँ, और आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि आपने पहले से ट्राई किया है तभी करना चाहिए। आप भी मेरी तरह ही, जब मैं दिल्ली आ रहा था एडमिशन लेने डीयू में, हुँ, तो बस मेरा एक ही ख्वाब था पहले कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से बोलने लग जाऊंगा। जब वापस आऊंगा तो एकदम इंग्लिश बोलूंगा, यार क्या माहौल बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मैं मेरे फर्स्ट साथ। सेमेस्टर में बोलना सीख गया था। ओके ग्रेट। आप अब मतलब आप पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, हाँ, और ऑल्दो आप थोड़ा डिसिप्लिन रहे तो आपने अच्छे से सीख लिया। चलिए आगे बात करते हैं मेंस थोड़ा सा हुँ। ओरिएंटेड। तो मेंस में क्या एक अप्रोच होनी चाहिए, और आपके जो 3 बार इंटरव्यू दिए तो क्या क्या मेजर मेजर कमियां लगी, और कैसे स्टेप बाय स्टेप इनको इम्प्रूव किया? मेंस में एक्चुअली जो है सबसे जो मुश्किल काम है ठीक करना। क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और हम वो लिखते हैं जो हमें आता है। ओके, और ये ठीक करने में शायद मेरे 3 अटेम्प्ट गए, मैंने 4 मेंस दिए हैं। क्योंकि जब तक आप डिमांड नहीं एड्रेस करोगे, तब तक वो एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। भले ही आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज डाली हो, उसमें बहुत अच्छी बातें लिख दी हों, लेकिन डिमांड के आपको अकॉर्डिंग मार्क्स लिखना है। मिलेंगे। तो डिमांड को समझना और डिमांड पे आंसर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए कि मुझे नॉलेज है, मैं इस टॉपिक पे पूरा दिखा दूँगा। वो नहीं लाना चाहिए। डिमांड में अगर नॉलेज का सिर्फ 10% पार्ट पूछा गया है तो 10% ही आंसर करना है। ये नहीं कि उसमें थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया। एक क्वेश्चन में 3-4 पार्ट हैं। ये नहीं कि आपको एक पार्ट आता है तो एक पार्ट पे ही आपने जो है 10 मार्कर में डेढ़ पन्ना लिख दिया और बाकी जो है 3-2 पार्ट है उनमें तो सिर्फ आधे पन्ने में निपटा दिया। आपको सारे पार्ट बराबर जस्टिस करना है। हो सकता है ये होगा कि जो आपको ज़्यादा आता है उसमें थोड़ा ज़्यादा लिख देंगे, लेकिन वो थोड़ा सिर्फ थोड़ा ही होना चाहिए। क्योंकि आपको मार्क्स तब मिलेंगे जब आप सारे पार्ट को बराबर एड्रेस करेंगे, हैं? और धीरे-धीरे हम इतना पढ़ते हैं कि हम हर पार्ट को कुछ ना कुछ आंसर कर सकते हैं। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच से जाना चाहिए कि हमको सबको डिमांड का गुलाम होना है, बेसिकली बात ये है। बहुत बढ़िया डायलॉग मारा आपने। डिमांड का गुलाम होना है, हाँ, क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप हाँ, पेपर में, हाँ। राइट? आपके कोई क्वेश्चन छूटे हैं मेंस में, क्वेश्चन तो मेरे या आज फिर सेटिस्फैक्ट्री आप लिख ना पाए हो, जैसे 150 वर्ड में लिखना था आपने 100 वर्ड में लिख दिया? क्वेश्चन तो कई बार छूटे हैं क्योंकि हर बार 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट आते हैं। आपको वहीं पे सारा रिकन्फिगर करना पड़ता है। कई बार आप टॉपिक को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। जैसे इस बार ट्विस्टर आया था, काफ़ी लोग उसमें ट्विस्ट हो गए, नहीं ओके, उसको इंटरप्रेट कर पाए हैं। राइट। हाँ, तो ये मुझे अभी लास्ट टॉपर ने ही बताया था ट्विस्टर के बारे में। हुँ, जैसे पेपर जैसे मिलता है, मेंस की बात करते हैं हुँ। स्पेशली, क्योंकि वो आपको एकदम एक्सप्लेन करके लिखना है। तो पहले क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं, या फिर क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो वही है कि धीरे-धीरे मेरा अप्रोच इसमें चेंज हुआ है। पहले हम्म, मैं क्वेश्चन सारे नहीं देखता था, एकदम से लिखना स्टार्ट करता था। हम्म, क्योंकि क्या है ना, मैं पहले ही सोचता था कि कई सारे क्वेश्चन होंगे और वो आपको नहीं आते होंगे, तो आपके दिमाग में वो चलता रहेगा कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन जो है शायद वो धीरे-धीरे वो प्रोसेस मैंने छोड़ा है और इस बार मैंने जो है सारे क्वेश्चन देखे थे जल्दी से और उनमें जो डिमांड है पूछी गई थी उसको उसको अंडरलाइन किया गया था कि ये मेन डिमांड पूछी गई है और इन पे मुझे अपना आंसर को सेंटर करना है। तो धीरे-धीरे ये भी प्रोसेस इवॉल्व हुआ है। ओके। आपका ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज में हुआ, राइट? नहीं, नहीं, केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स में यस। किया है। तो आप अभी मुझे मैंने देखा आप सॉरी, मैंने अभी सुना आपकी सी सेट को लेकर आपने काफ़ी लाइटली लिया। हुँ। तो सी सेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी-सेट में अपनी कमी और अपनी स्ट्रेंथ को जान लेना चाहिए। मान लो जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनको कॉम्प्रिहेंशन पे रियल का हार्ड वर्क करना चाहिए और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन अगर आप वहाँ जल्दी से कर लेंगे, हम्म, तो फिर आपको थोड़ा मैथ और रीजनिंग में ट्राई करने का टाइम ज़्यादा होगा। अभी लास्ट ईयर मैंने जो है उसके क्योंकि उसके पहले मेरा मेंस नहीं हुआ था, तो लास्ट ईयर मैंने काफ़ी जो है प्रैक्टिस किया था पीवाई इनका सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए थे कॉम्प्रिहेंशन के। तो स्पीड बनानी है, आपको उसमें स्पीड भी और एक्यूरेसी दोनों डेवलप करनी है अभी। लास्ट ईयर मेरी एक्यूरेसी बन गई थी और 80% के आसपास और स्पीड कम से कम मतलब कि जो
मॉडरेट पैसेज होता था, 1 मिनट में 2 करने लगा था, एटलीस्ट 2 मिनट में 3 तो हो ही रहे थे। तो ये डेवलप करना है धीरे-धीरे। और इसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है और अगर आपने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कर दिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने जो लोग आईआईटी के बैकग्राउंड से हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका नहीं होगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं तभी आप उन क्वेश्चन को टच करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं आता है और आप बस उसके साथ उसको एंटरटेन कर रहे हो, तो आपको 1-2 मिनट गए और जैसे-जैसे टाइम जाएगा आप पैनिक करेंगे और जो आपको आते हुए क्वेश्चन आप वो गलत कर देंगे। ओके। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना वेरिएबल है उसमें, रीजनिंग है उसमें, मैथ है उसमें, कॉम्प्रिहेंशन है, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, इंपॉर्टेंट है। राइट। तो इसके मॉक लगा लेने से काम चल जाता है या पीवाईक्यू? मॉक लगा लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अवेयरनेस प्रैक्टिस से आएगी कि मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा कमजोर है। राइट। जीएस में सबसे कम मार्क्स कौन से में रहते थे आपके? जीएस में तो मेरे सर कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। हाँ। और यही है, मेरे मार्क्स बहुत ही वेरी करते रहे हैं। फर्स्ट टाइम में मेरा जो है मार्क्स जो है जीएस में सिर्फ 327 ही रह गए थे, नहीं तो उस बार ही मेरा अच्छा आईएएस हो जाता। लेकिन ये है कि धीरे-धीरे इम्प्रूव किया, जैसे लास्ट ईयर जो है मेरा जो है जीएस 4 में 100 था और जीएस 3 में मेरे 87 थे, जीएस 2 में 115 थे, तो पिछली बार मेरा जीएस 1 में कम रह गए, 78 रह गए। ओके। उसके कोई ना कोई कम जीएस ज़्यादा होता रहा है। 115 तक पहुंच गए हाँ। 78 से, मतलब डबल ऑलमोस्ट। नहीं, हाँ, उसके पहले उसमें 105 आए थे, उसके पहले 82 आए थे यहाँ। ओके। अच्छा, ये आपने सोशियोलॉजी जो आपका ऑप्शनल है, हुँ। इसके बारे में बताइए, आपने कैसे पढ़ा? इसके लिए मैंने सर टर्म 5 में विकास रंजन सर से कोचिंग किया हुआ था हम्म, और उन्हीं का जो है कंटेंट है उसी को मैंने यूज़ किया है। मैंने कोई बाहर से कोचिंग वगैरह उसका नहीं, बाहर से कोई मटेरियल मैंने नहीं यूज़ किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और लोगों को अगर लगता है कि और बाहर का कुछ बुक इम्पोर्टेंट है, कुछ टॉपिक शायद अच्छे हों और बुक में हो, तो वो यूज़ कर लेना चाहिए। मेरा जो है मैंने नहीं यूज़ किया है। मेरा फ़ोकस ये था कि जो थ्योरी है, जो भी टॉपिक हैं, उनको आस-पास कैसे उनको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि जो मार्क्स की थ्योरी है, बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, कि इकोनॉमी जो है वो पॉलिटी और सोसाइटी और और कल्चर को कंट्रोल करता है। तो आस-पास देखना है कि जो लोग सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, वही जो है वो मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। वही जो है वो थिंक टैंक को भी कंट्रोल करते हैं। वही जो है फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस को भी कंट्रोल करते हैं। तो जो भी कल्चर के जो भी मीडियम है, तो बेस स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये रिलेट करना, जैसे जैसे सुसाइड की थ्योरी है, तो जो ये यंग स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, तो वो कौन-सा सुसाइड है, दरकिम का कौन-सा मॉडल उसमें लगेगा। तो जितना आप रिलेट करेंगे, उतना आपका खुद का एनालिसिस आएगा। ओके। ये मेरा फ़ोकस रहा है। ओके। फोरम से आप किस तरीके से कनेक्टेड थे और किस तरीके से हेल्प किया? फोरम से मैंने लास्ट 2 मेंस में जो है टेस्ट सीरीज इनका लिया हुआ है और लास्ट ईयर भी मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए थे और इस बार जो है जो मैंने जो ज़्यादा मेरे लिए शायद हेल्पफुल रहा होगा, अभी मार्क्स नहीं आए। जो मैंने गाइडेंस लिया अमन सर से बेसिकली, क्योंकि क्या है कि कई बार कॉपी चेक होती है तो हमको अपना ही आंसर बेस्ट लगता है और हम ये कहते हैं कि जो है एग्जामिनर ने सही कॉपी नहीं चेक करी या हार्शली चेक कर दी या रिमार्क थोड़े ज़्यादा टफ दे दिए। लेकिन जो जब उनको आप मेंटर को दिखाओगे तब आपको शायद वो बता पाते हैं कि आपके मार्क्स क्यों कम आया, क्या कमी कर रहे हैं आप। वो जो अदर व्यू है आपकी जो कमियाँ हैं उसको शायद ज़्यादा अच्छे से वो बता पाते हैं। तो वो मेरे लिए इस बार शायद ज़्यादा एडवांटेजेस रहा होगा। ओके। इंटरव्यू आपका कैसा रहा? इंटरव्यू में आपके क्या मार्क्स रहे पहले, और किस तरीके से आपने इम्प्रूवमेंट भी करी? फर्स्ट इंटरव्यू तो सर मेरा जो है काफ़ी ठीक नहीं गया था, 149 आए थे और सेकंड जो लास्ट ईयर इंटरव्यू था उसमें 171 आए थे और इस बार के भी मार्क्स नहीं आए। इस बार भी अच्छे आए होंगे, होपफुली अच्छे है ना? होंगे। मतलब 170 तो एटलीस्ट होंगे ही कम से कम, जो मुझे लग रहा है, राइट? इट शुड बी अराउंड 180 प्लस। ओके। आप वन लाइनर टाइप कोई क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम्म, क्या एनसीईआरटी को स्किप किया जा सकता है? आपने पहले नहीं पढ़ी थी, आपको लगता था ऐसे? नहीं किया जा सकता, मतलब पढ़ना नहीं किया चाहिए, जा पढ़ना सकता। चाहिए। और न्यूज़पेपर को? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ओके, तो रोज 1.5-2 घंटे लगेगा न्यूज़पेपर को तो पढ़ने में कम से एक्चुअली कम? क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में शुरू करते हैं ना, तब आपको लगेगा। अब जैसे ये ना, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, तो अब जो है मुझे 30 से 40 मिनट लगता है। मुझे मालूम है कि अगर राजा मोहन जी का आर्टिकल है, तो उन्होंने क्या लिखा होगा या एग्रीकल्चर में अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल आता है, तो मुझे मालूम है वो क्या बात कहेंगे और उसमें बीच में क्रक्स भी आता है, वो पढ़ लिया कि मेन बात क्या है, बायलाइन पढ़ ली।
बायलाइन पढ़ ली और हेडलाइन पढ़ ली और कट पढ़ लिया, तो अब धीरे-धीरे मुझे मालूम है कि वो जो ये जो पर्टिकुलर कॉलमनिस्ट है वो क्या बात कहेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा वोकैब्युलरी समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में कि कौन से कॉलमनिस्ट किस तरीके की बात लिखते हैं। धीरे-धीरे आपको टाइम कम होता जाता है। ओके। जो आपने ओवर द ईयर स्टडी करी है, हुँ। क्या शेड्यूल बनाया है? शेड्यूल तो सर ये था कि मैंने सर एक बेसिक सा रूल फ़ॉलो किया गया था कि मिनिमम आवर जो मैंने तय कर लिए थे कि 6-7 घंटे मिनिमम पढ़ना है। उसके ऊपर जितना जाए वो बेटर है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी शायद मैं मेंटेन कर पाया हूँ, इसी वजह से लगातार मेंस देने का मौका मिला। अच्छा, एक चीज़, जैसे आप ड्यू से पढ़ाई करे हैं, ड्यू में देखते होंगे हुँ। हर दूसरा स्टूडेंट है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता है, तो आपने कभी सोचा इसके बारे में? अब कौन था आप जब आप कॉलेज में होते हो तो आपको लगता है कि यू शुड बी द पार्ट ऑफ द क्राउड, तो होना चाहिए। ओके, सो ये सब जो है रिलेशनशिप हेल्प करता है थ्रू आउट द जर्नी या डिस्ट्रैक्ट ही करती हैं चीज़ें? डिपेंड करता है, काफ़ी लोगों के अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ लोग मैच्योर होते हैं, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो हेल्प भी कर सकता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका रिलेशनशिप की वजह से वो काफ़ी मैच्योर हुए और काफ़ी उनका स्टडी में हेल्प मिला है। और काफ़ी लोग जो हैं वो शायद क कई लोग उन उन सब चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो उनके लिए डिस्ट्रैक्टिंग होता है। अपने हमको खुद का समझना चाहिए कि हम देखना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो कहाँ जा रहा है। ओके, आई थिंक सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन, आपके साथ रिलेशन था या फिर आप सिंगल तैयारी करें? आई थिंक वी शुड नॉट बी। ओके, ग्रेट। ओके, सो लास्ट में जो फ्यूचर कैंडिडेट है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर कैंडिडेट के लिए यही मैसेज है कि अपना एफर्ट जो है हमें खुद के लिए करना है। आप सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो मोटिवेशन हमें खुद से ही ढूँढना है, मोटिवेशन हमें अपने घर से ही ढूँढना है। और सिर्फ कि ये दिखाने में अच्छा लगेगा कि हम अब पेरेंट्स हैं, एक आइडेंटिटी मिल जाएगी कॉलेज के बाद में, क्योंकि कॉलेज के बाद बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। मैं बड़े स्वैग से घूमता था कि मैं हिंदू कॉलेज से हूँ और उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस थी, तो उस आइडेंटिटी क्राइसिस को रिज़ॉल्व करने के लिए नहीं शुरू करना चाहिए आपका खुद में उसमें भरोसा हो, प्रोसेस में, उस एग्ज़ामिनेशन में, उस सर्विस में, अपनी कैपेबिलिटीज़ में, तभी इसको ट्राई करना चाहिए। और जब ट्राई करना चाहिए तो ऑनेस्टली ट्राई करना चाहिए। एक बात मैं और कहना हाँ, चाहूँगा कि लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार जो है हम एफर्ट्स डालते हैं और वो रिजल्ट नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होता है कि हमारे एफर्ट्स कम हैं या हम में कैपेबिलिटी कम है। अभी मेरा ये थर्ड इंटरव्यू है और तीसरे बार हुआ है, 2 बार मेरा नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो है बहुत ही फाइन डिफरेंस होता है। कई बार आपकी स्ट्रेटजी जो है वो सब स्ट्रेट लाइन में आपके लिए वर्क कर जाती है और कई बार जो है वो जिगजैग हो जाता है और आपकी स्ट्रेटजी जो है वो काम नहीं करती है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो सबको अपना हार्ट लूज आउट नहीं करना चाहिए और फेट पे भरोसा करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे फेट रिवार्ड्स आल्सो। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर थैंक फॉर यू योर सर। लवली मैसेज। थैंक ओके, यू। वेलकम। सो एंजॉय किया होगा आपने। थैंक यू, जय